हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक जो है ये इतिहास का ही, जो इसकी बढ़ते हुए क्रम में अपनी पिछली वीडियो में मैंने पहले बताया था कि जो है इतिहास को कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। उसके बाद फिर जो है पाषाण काल के बाद जो है हम लोग धातु काल भी उसी में आए और धातु काल के साथ साथ जो है जिसमें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी, अब हम लोग जो है एक नई संस्कृति निकाल करके लाए हैं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के साथ में हड़प्पा सभ्यता जो है इसे कई अन्य नामों से भी जानता है। इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ तक था, तो इसका क्षेत्र विस्तार जो था वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देशों तक जो है फैली हुई यह संस्कृति फैली हुई थी। और जो है अभी तक देखिए यह सभ्यता जो थी, इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो जो है ये काफ़ी एक विशेषता ली हुई सभ्यता थी, जहाँ से कि हमारे सभ्यता का विकास दिखाई पड़ता है। अभी कैसे दिखाई पड़ता है, तो इस वीडियो पर आने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए सीधे टॉपिक पे आ गए थे हम लोग। टॉपिक पे को पूरी फिर से शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से अवश्य कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है, इनका नामकरण जो है लोगों ने इसी प्रकार से, क्योंकि यह सिंधु नदी घाटी के आसपास ही विकसित हुई थी। सिंधु नदी घाटी के साथ जो सहायक नदियां हैं उनके इर्द गिर्द ही नदियों किनारे सभ्यता विकसित हुई थी। इसकी वजह से जो है सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली थी वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई थी, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया और यही इसका सर्वाधिक जो है सबसे उपयुक्त नाम भी माना जाना चाहिए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था, तो इसका क्षेत्र विस्तार 3 देशों तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक था। और लगभग इसके 2650 से भी अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है और लगभग 250 से 300 स्थलों की खुदाई भी की जा चुकी है। सभी स्थलों को खुदाई कर पाना जो है काफ़ी टफ काम होता है, क्योंकि जो है यह एक महंगी प्रक्रिया है और हमारा देश इस खर्च को वहन करने में शायद सक्षम नहीं है। तो जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें वहाँ से उत्खनन के दौरान जो सामग्री निकल करके आई है, उसी प्राप्त सामग्रियों से ही आज के संदर्भ में जोड़ते हुए इस काल के इतिहास को जो है लिखा गया है या उसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये इतिहासकारों की बहुत बड़ी खोज रही है। तो इन सभी 3 देशों तक फैली हुई सभ्यता में सबसे ज़्यादा स्थल भारत में लगभग 1600 स्थल प्राप्त थे, फिर उसके बाद उससे थोड़े कम स्थल पाकिस्तान में और सबसे कम अफगानिस्तान में थे। अगर सीमा के निर्धारण की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो उत्तर में जो इसका सबसे उत्तरी स्थल था वह मांडा जम्मू नामक स्थान पर था, जबकि सबसे पूर्वी स्थल जो था आलमगीरपुर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और सबसे पश्चिमी स्थल जो था सितका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। अर्थात अभी जो भारत अभी है, तो उस भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हमारा क्षेत्रफल है, तो उसका लगभग 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा जो था तक यह सभ्यता फैली हुई थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मध्य भारत से उधर की तरफ अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में इसकी सभ्यता नहीं दिखाई पड़ती है, सिर्फ मध्य भारत तक, और दक्षिण में भी दिखाई पड़ती है लेकिन एकदम कोर दक्षिण तक भी नहीं थी, और कश्मीर में भी जम्मू तक ही थी, यानी पूरा जो उत्तरी कश्मीर वाला हिस्सा है वहाँ तक भी, यानी लद्दाख वाला जो इलाका है वहाँ तक नहीं थी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ 1-2 स्थल थे, क्योंकि नदियाँ जो है जो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ सिंधु घाटी की जो सहायक नदियां हैं, जिसमें कि चेनाब, सतलज और रावी, ये तमाम नदियां जो हैं उन झेलम, तो उनके किनारे किनारे जो है ये सारी सभ्यता है। वैसे मुख्यतः वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित रही है सभ्यताएं। तो बाकी भी जो अंदर भी भारत में भी जो जगहें प्राप्त हुई हैं ज़्यादातर नदी किनारे प्राप्त हुए, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो नदी किनारे यानी पानी के किनारे नहीं थे, तो उनके लिए पानी की व्यवस्थाएँ भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं उसमें। तो अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो सिंधु सभ्यता जहाँ तक फैली हुई थी उस चित्र पर अगर नज़र उठा के देखते हैं तो लगभग मोटा कहते हैं कि आकार इसका त्रिभुजाकार हुआ करता था और जो है उसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर वास्तविक तो यही है। मोटे तौर पर लगभग आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी इसे कह सकते हैं। इस सभ्यता के पास यानी जहाँ तक जितनी दूर तक सभ्यता फैली थी, इनके पास लगभग 1300
किलोमीटर लंबा जो समुद्र तट भी इनके पास था। अब इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है जहाँ से कि जो है हमें इस पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो अगर हम बात करें कि किन किन स्थलों से ज़्यादा मोटी मोटी जानकारी प्राप्त होती है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े स्थल रहे हैं, उन बड़े स्थलों से उत्खनन के दौरान जो जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे ही ये सारी की सारी जो है ये सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख स्थल में अगर बलूचिस्तान प्रांत की बात करें, यानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में जो है सुतका गैंडोर नाम की जगह है, इसके अलावा सुतका को डाबरकोट, इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आपका कोट दीजी, अली मुराद जो है। पश्चिमी पंजाब की अगर बात करें तो उसमें हड़प्पा और गनवेरी वाला। पूर्वी पंजाब की बात करें, यानी अब भारत में हम आ जाते हैं, भारत में आ गए तो पूर्वी पंजाब में रोपड़, जिसे हम लोग रूपनगर कहा करते थे, अब वर्तमान में रोपड़ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बाड़ा, संघोल, ये आपके पंजाब की जगह हैं। इसके अलावा हरियाणा में बनौली नाम का स्थान है, और राखीगढ़ी, बनौली और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कुणाल भी जो है वो भी वर्तमान में हिसार ज़िले में है, हिसार हरियाणा में ही है, तो हरियाणा के स्थान है। राजस्थान में जो है में भी एक स्थल पाया गया है कालीबंगन, जिसे गंगा नगर के नाम से आज हम जानते हैं। गंगानगर जनपद में जो है कालीबंगा नाम की जगह है, तो वो स्थल जो है आपका राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुजरात में जो है, गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलवीरा, सुरकोटदा, मालवण और रोजदी, कुंतासी, देसालपुर, भगतराव तमाम स्थल प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ के अलावा जो है आपके अम्बाखेड़ी, बड़गांव, रहुलास, ये तीनों सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, तो यहाँ भी सभ्यताओं के जो है वो प्राप्त हुए। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो है मांडा। अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान में जो है मुंडी काक और सोर्तुगुई, ये दो मोटे मोटे स्थान हैं। सभ्यता के निर्माण की अगर बात करी जाए, देखिए इन स्थलों से मोटी मोटी जानकारी प्राप्त होती है और इन्हीं स्थलों से लगभग प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब 2600 स्थलों से प्रश्न पूछे जाएंगे, 250 का उत्खनन कर लिया, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो बड़े बड़े स्थल हैं, उन्हीं 7-8 स्थल हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी होती है, उनसे ही जो है। सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन थे, अगर इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का निर्माता जो थे, निर्माताओं यानी जो मानव प्रजातियाँ थी, कौन कौन सी मानव प्रजातियाँ थी जिन्होंने इस सभ्यता का विकास किया, तो जो वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मनुष्यों के हड्डियों इत्यादि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनसे प्राप्त होता है कि आद्य ऑस्ट्रेलाइड जो व्यक्ति जो थे उसमें 3 एग्जाम्पल प्राप्त हुए हैं, जबकि भूमध्य सागरीय जिसे द्रविडियंस भी बोलते हैं, उनके 6 जो है एग्जाम्पल यानी उदाहरण प्राप्त हुए हैं। मंगोलाइड के 1 उदाहरण प्राप्त हुआ है और अल्पाइन का भी 1 उदाहरण प्राप्त हुआ है, और 3 जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए हैं, तो अर्थात उनके बारे में। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माण में बहुत सारे प्रजातियों के लोगों का योगदान रहा है, लेकिन मुख्य योगदान जो है द्रविडियंस, या फिर आप कह सकते हैं उनको कि जो है भूमध्य सागरीय जो प्रजाति होती है मनुष्य की, उस प्रजाति के लोग ही इस सभ्यता के मुख्य निर्माता थे, अर्थात इस सभ्यता का विकास इन्होंने लोगों किया। तो सिंधु सभ्यता की अगर काल की बात करें कि इसके काल का निर्धारण कैसे किया जाए, तो काल निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो काल जो था, कालखंड कहाँ से कहाँ तक, इस बारे में बहुत सारे लोगों के विभिन्न मत रहे हैं। तो जो भारतीय पुरातात्विक जो आपकी संस्कृतियाँ हैं, उनको जो इनका काल नापने की जो विधि है वो रेडियो कार्बन विधि से जो है इनका प्रयोग करके जो है इसके काल क्रमण का पता लगाया गया। और इस रेडियो कार्बन विधि यानी जो रेडियो कार्बन मेथड हो जाए, जिसे C14 मेथड कहते हैं, C14 मेथड की खोज सन 1949 में प्रोफेसर लिब्बी नाम के व्यक्ति ने की थी। तो वहीं से, क्योंकि किसी भी जीव के अंदर कार्बन के 2 पार्ट होते हैं, C12 और C14, ये 2 कार्बन के उसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं। मृत्यु के पश्चात जो C12 जो है, जो C12 है, वो हमेशा मूल रूप में बना रहता है, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है, जबकि जो C14 होता है उसमें रेडिएशन होता रहता है और एक निश्चित समय के पश्चात वह जितनी रहती है कार्बन की मात्रा वो उसके ठीक आधी हो जाती है। तो उससे उसका अर्ध जीवन निर्धारण करने के साथ साथ ही जो पत्थर इत्यादि जो रहे हैं, जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, उससे उनकी टाइमिंग निकाली गई। तो इस आधार पर अगर कही जाए तो रेडियो कार्बन विधि से जो टाइमिंग निकल करके आती है, तो वो तो जो है आपके
5730 वर्ष मानी जाती है। 5730 प्लस माइनस 40 अगर कर दिया जाए तो लगभग 5700 साल पुरानी यह संस्कृति मानी जाती है। लेकिन इसका जो टॉप एज था, टॉप एज, वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का, यानी जब ये वो टाइम पीरियड था लगभग 500 सालों का। इस 500 साल में सभ्यता अपने बिल्कुल एकदम चरम पे थी, यानी उस समय इसका पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इसीलिए यही मुख्य, हालांकि जो है अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग काल बताया। जैसे मार्शल महोदय ने जो है बताया है कि ये 3250 से जो है वो 2750 ईसा पूर्व के बीच में विकसित थी। मैके कहते हैं कि 2800 से 2500, माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व के बीच में, व्हीलर कहते हैं कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में यह अपने टॉप एज पे रही है। फेयर सर्विस कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से जो है आपके 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये अपने टॉप एज पे रही है। अल्चिन दंपत्ति कहते हैं कि 2250 से जो है 1750, जबकि जॉर्ज डेल्स कहते हैं कि 2154 से लेकर के 1864 ईसा पूर्व के बीच में जो ये सभ्यता पूर्ण अपने विकास पर रही। जबकि धर्मपाल अग्रवाल कहते हैं कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। और कार्बन डेटिंग का जो मेथड रहे उससे भी जो है यह 2350 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में ही इसका टॉप एज माना जाता है। कुछ किताबों में यहाँ पर 2300 भी मिलता है, यहाँ पर तो आप 2300 और 2350 दोनों याद रखें, 1750 बिल्कुल क्लियर है। ठीक, इस काल की जो संस्कृति थी वह कैसी थी तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके समकालीन और भी जो है संस्कृतियाँ जो है चल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं कि जो इसके समकालीन ही थी, लेकिन वो इससे भी थोड़ी सी प्राचीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वहाँ जो है जिस लिपि का इस्तेमाल किया जाता था तो वो लिपि लोगों ने पढ़ भी ली है, उसे किलाक्षर लिपि कहते थे। किलाक्षर लिपि पढ़ी जा चुकी है और उसे मेसोपोटामिया, जो कि आज इराक के नाम से जाना जाता है, वहाँ की सभ्यता के बारे में जो है एक स्पष्ट जानकारी मिलती है। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इन्होंने भी ये भी लिखना पढ़ना तो जानते थे। इनके द्वारा लिखी गई जो लिपि थी वह चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि थी। विद्वानों ने जो है उसे अध्ययन करने का बहुत सारा प्रयास किया। उस प्रयास के दौरान जो है जानकारी लगी कि लगभग 400 अक्षरों का एक समूह है, जैसे वर्णमाला है, उस वर्णमाला से जो है यह भाषा लिखी जाती थी। लेकिन आज तक उसका पूर्ण विश्लेषण अभी तक नहीं हो पाया, अर्थात जो मनुष्य द्वारा लिखा गया था वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता का इतिहास आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। आद्य, यहाँ मनुष्य लेखन कला से परिचित तो हो गया था, लेकिन उस लिखाई को हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। तो इसी दौरान जिस समय ये सिंधु सभ्यता अपने पीक पे थी, तो हम मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करते हैं तो उस समय वहाँ पर अक्कादी वंश का शासन हुआ करता था, यानी वहाँ पर वंश परंपरा भी शुरू हो गई थी। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी ऐसी कोई राजा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अक्कादी वंश का जो सम्राट जो था वो कहते हैं कि 2330 ईसा पूर्व से 2284 ईसा पूर्व के बीच में जो है वहाँ का काल प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेखों में कुछ देशों के नाम लिखे हुए मिलते हैं जहाँ से व्यापार इत्यादि हुआ करता था। वो देशों में उस देश में उस अक्कादी वंश के जो शासक था सारगन, उसका जो एक लेख प्राप्त हुआ, उस लेख में जो है दिलमुन, मगन और मेलुहा, ये 3 स्थानों के नाम है। तो मेसोपोटामिया इन देशों से कहते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ के लोग जो थे हाथी दांत, लकड़ी और कार्नेलियम से बनी हुई वस्तु जो है और सूती वस्त्र, इन 3 जगहों से जिनका उल्लेख किया गया वहाँ से प्राप्त किया करते थे। बहुत से विद्वानों ने दिलमुन का समीकरण जो है बहरीन से किया हुआ है, लेकिन दिलमुन जो था भारत और मेसोपोटामिया के बीच में होने वाला व्यापार का जो एक बिचौलिए की जो भांति होती है वो बिचौलिए की जो भूमिका निभाया करता था। तो लीमन्स ने मगन का समीकरण जो है वह मेसोपोटामिया में तांबे के स्रोत के रूप में माना जाता था। वो बलूचिस्तान प्रांत को ही जो है वो कह करके पुकारा गया है। सभी विद्वानों ने, ज़्यादातर विद्वानों ने, जो ऐतिहासिक विद्वान हैं, उन्होंने मेलुहा जो नाम की जो स्थान है उसका जो है शाम में जो है वो भारत से बिठाया गया है। जो सिंधु सभ्यता थी उस सिंधु सभ्यता को मेलुहा
भी कह करके पुकारा गया है। कहाँ पर? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के एक अभिलेख में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो मेलुहा कौन था? वह सिंधु सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था। मगन यानी मकरान तट, और दिलमुन का मतलब बहरीन, जो कि अरब सागर की खाड़ी में जो है। ये 3 जगहों के नाम मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है? तो बहुत से लोग यानी इसमें भी इसके उद्भव और विकास में जो है विद्वानों के बीच में एक मतभेद कायम रहे हैं। उन मतभेदों में जो है सिंधु सभ्यता के उद्भव में जो है बहुत सारा एक वर्ग के जो इतिहासकार लोग हैं वो मानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। जो है कुछ लोग जो है मानते हैं कि जो है सिंधु सभ्यता के विकास में योगदान जो है कई सारी संस्कृतियों का मिला जुला योगदान रहा हुआ है, और जो है कुछ विद्वान जो है भारत के अंदर से ही जो है उसका जो है मानते हैं कि यहाँ से इस संस्कृति का उद्भव और विकास हुआ है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, क्रेमर, गार्डन, व्हीलर और डीडी कोसाम्बी नाम के जो इतिहासकार रहे हैं वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव और विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। जबकि फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, एस.आर. राव, अलचिन दंपत्ति, डी.पी. अग्रवाल जैसे इतिहासकार लोग ऐसा मानते हैं कि यह सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता का जो उद्भव के में जो है ईरानी, बलूच, सिंधी और भारत के स्थानीय लोगों के द्वारा यानी भारतीय लोगों को भी कुल मिलाकर के एक मिली जुली संस्कृति थी। जबकि जो है व्हीलर नाम के एक इतिहासकार हुए हैं कि इस संस्कृति के उद्भव का कारण अगर कहीं बाहर अगर जाकर के ढूंढते हैं तो यह चिराग तले अंधेरे की बात हो जाएगी। तो उन्होंने इस तरह का क्योट भी दिया हुआ है, अर्थात कहते हैं कि वो यहीं की संस्कृति थी लेकिन उसमें बाह्य व्यक्तियों का, क्योंकि हम लोग उससे यह संस्कृति जो थी एक व्यापारिक संस्कृति हुआ करती थी, व्यापार करने के लिए लोग आते थे और जाते थे। तो वहाँ से सब जो सभ्यताओं के साथ में जो उनकी संस्कृति हुआ करती थी उस संस्कृति का भी लेन देन हुआ है। जो अच्छी चीज़ें लगी हमने ये अपना ली, जैसे सुमेरियंस थे, सुमेरियंस यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, वो फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे। आज भी हम लोग फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, वो हमारे यहाँ का तो होता नहीं था, हमारे यहाँ तो बाबा जैसी दाढ़ी रखते हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी रखे। अगर उसमें माइथोलॉजी हम लोगों की देखें तो वहाँ से निकल करके आती है। अब देखिए सिंधु सभ्यता की अगर बात करें और अन्य सभ्यताओं की बात करें तो विश्व भर में जितनी भी प्राचीनतम सभ्यता हैं उन प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी नगरीय विशेषता, और इसका जो नगर विन्यास था यह अपने आप में वर्ल्ड क्लास का नगर विन्यास हुआ करता था। उस तरह का नगर विन्यास तो आज के शहरों में भी प्राप्त नहीं होता है। हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को खोते चले जा रहे हैं, विकास की अंधी दौड़ में बहुत सारी चीज़ों का नाश भी करते चले जा रहे हैं। हालांकि उस समय इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में अब ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी वो सारी चीज़ें रही हैं। देखिए अब अगर उस नगर विन्यास की बात करें तो नगर विन्यास की जो मोटी मोटी जो बातें होती थी, जो एक सामान्य विशेषता थी, जो सड़कें थी शहर की, जो पूरे नगरी जहाँ जहाँ नगर स्थल जो पाए गए उन स्थलों पर जब उत्खनन के दौरान सब कुछ देखा गया तो पूरे नगर का जो एक कहते हैं ना कि ड्रोन कैमरे से अगर फोटो अगर ली जाए तो उस फोटो को देखते हैं तो पूरा नगर विन्यास जो था, रोड का जो जाल बिछा हुआ था वह रोड एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। हमारे यहाँ तो कहीं से भी गली घुसेड़ दो, तिरछी घुसेड़ दो, ऐसी कर दो। उस समय नगरें जो हैं, जो नगरों की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखो जिससे पूरा शहर जो है आयताकार खंडों में बटा हुआ दिखाई पड़ता था। ठीक, पूरी सभ्यता में सामान्यतः 4 से 5 कमरे के मकान बने हुए होते थे, बीच में आंगन होता था, मकान में रसोई घर, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था भी थी। देखो उस समय शौचालय की व्यवस्था थी, और वर्तमान समय में मोदी सरकार ने शौचालय के बारे में काफ़ी कुछ सोचा और लोगों के घर में शौचालय बनवाए। तो जो है मैं गवर्नमेंट की जो है ये इस चीज़ को ध्यान में देता हूँ कि जो खुले में शौच को जो बंद करने पे जो काम हुआ है वो एक बेहतरीन काम सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो है जो मकान जो हुआ करते थे वो 2 मंजिला और 3 मंजिला तक के भी साक्ष्य मिला करते थे, यानी प्रायः मकान जो है 2 मंजिला हुआ करते थे, तीसरे मंजिले के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 मकानों के बीच में थोड़ा सा गैप अवश्य हुआ करता था। आज की संस्कृति जो एक दूसरे से सटा करके आधी दीवार में बना देता हूँ, आधी दीवार तुम बना देना, इस तरीके से नहीं, 2 मकानों के बीच में एक थोड़ा मोड़ा गैप जरूर हुआ करता था, यानी किसी से कोई पंगेबाजी नहीं थी।
मकानों के जो दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, वो पीछे की ओर गली में खुला करते थे, जिससे कि जो है प्रदूषण इत्यादि भी घर में ना जाए, गंदगी ना जाए। पत्थर की बनी हुई खिड़कियाँ होती थी, खिड़की पत्थर की बनी होती थी, यानी खिड़की के पत्थर में जो है पत्थर की जालियाँ इत्यादि लगी हुई होती थी। दरवाजे जो होते थे, दरवाजे जो है किनारों पर लगे होते थे, दरवाजे किनारों पर लगे होते थे, यानी कमरे के जो एक किनारे पर, बीच वाले कॉन्सेप्ट नहीं था। आजकल तो कैसे भी बना लेते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ से मुख्यतः यह बात देखने में आई है कि दरवाजे जो है किनारों पर लगे हुआ करते थे। ध्यान रहे कि जो है ज़्यादातर स्थलों से पक्की ईंटों के मकान बनाने के साक्ष्य प्राप्त, यानी पक्की ईंटों का, और ईंट का साइज जो उस समय था वही मानक आज भी प्रयोग किया जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग चोर होते चले जा रहे हैं, ईंट के साइज में चोरी होनी शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा सा वो मिनिमम साइज करते करते, जिससे ईंटों की संख्या बढ़ जाए, पैसे कमाने के लिए ये सारी चीज़ें व्यापार। लेकिन एक जो मानक जो पहले था वही मानक आज भी बना हुआ था। जो सामान्यतः जो मकानों में जो ईंट जो प्रयोग में लाई गई हैं वो 10 इंच लंबी, 5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच मोटी हुआ करती थी। अब 10 इंच से वो 9 इंच रह गई है, 5 से 4.5 इंच रह गई है, और मोटाई 2.5 से 2.25 इंच ही रह गई है। अर्थात थोड़ा थोड़ा 1 इंच हम लोगों ने पूरा काट दिया है। तो ये तो वर्तमान समय में आप लोग जानते हैं सब व्यापार है, व्यापार की बातों को छोड़ दिया जाए। अर्थात अगर जो है लंबाई चौड़ाई मोटाई की अगर बात करें तो 4:2:1 की में जो है लंबाई चौड़ाई और मोटाई इसकी हुआ करती थी। नालियों को ढकने के लिए नालियां भी थी, प्रॉपर नालियां थी। आज की तारीख में शहरों में नालियां नहीं बनाते हैं लोग, अपने आप से बस घर के किनारे किनारे एक पतली सी नाली सी खुद ही बना लेते हैं। उस समय प्रॉपर नालियां हुआ करती थी, यानी जल निकासी का पूरा सिस्टम विकसित था और नालियां ढकी हुई होती थी। हम लोग तो खुली छोड़ देते हैं। तो सोचिए कि वो कितने ज़्यादा सभ्य लोग थे। तो जो है नालियों को ढकने के लिए एक विशेष प्रकार की ईंट जिसकी लंबाई 20 इंच हुआ करती थी, यानी जस्ट लंबाई उसकी डबल थी, मोटाई और चौड़ाई वो इक्वल ही हुआ करती थी। मिट्टी जो ईंटों से बने हुए जो मकान हुआ करते थे वो इंग्लिश बांड विधि से जोड़े जाते थे। इंग्लिश बांड विधि जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, आप लोगों को बता देता हूँ कि जो है एक जोड़ के ऊपर दूसरा जोड़ कभी नहीं आता है। इससे क्या होता है, ईंटें आपस में फंसी हुई रहती हैं, तो ये दीवार हिलाने पे भी जल्दी से गिरती नहीं है। इसी विधि का प्रयोग आज भी होता है। अब देखिए हम कहाँ से चीज़ों को लगातार लेकर के आ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा जो संदोवासी जो थे वो इन ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया करते थे। ठीक, लेकिन कुआं, तालाब और नालियों के निर्माण में चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया करते थे। चूना और जिप्सम ये दोनों चीज़ सीमेंट उद्योग का कोर आइटम है। सीमेंट उद्योग यानी जब जिससे हम लोग सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज़ है तो चूना पत्थर है, और चूने पत्थर के साथ साथ में जो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी जमावट की दर तेज हो जाती है और जल्दी से सेट हो जाता है। तो लेकिन वो जहाँ पानी इत्यादि का ज़्यादा काम रहता था वहीं पर इसका प्रयोग किया गया, बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, ईंट सामान्य हुआ करती थी, सजावटी ईंटों का प्रयोग नहीं था। लेकिन अपवाद स्वरूप कालीबंगा के एक फर्श से डिजाइनदार ईंटों का भी, यानी अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो के प्रायः हर मकान में, यानी देखिए अब ये विशेषताएं थी शहर की। मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, तो वहाँ से लगभग हर मकान में कुएं की व्यवस्था, नहीं देखिए हर मकान के पास पानी के लिए कुएं की व्यवस्था थी। कुएं प्रायः अंडाकार हुआ करते थे, अंडाकार क्षेत्र के। पूरा नगर जो था, पूरा नगर सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, जो नगर विन्यास जो था, नगर 2 खंडों में बटा हुआ था इस तरीके से। नगर 2 खंडों में विभक्त हुआ करता था, और जो है एक जो होता था वो ऊंचला क्षेत्र हुआ करता था, यानी यह पश्चिमी क्षेत्र और यह पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र थोड़ा हाइटेड हुआ करता था, पूर्वी क्षेत्र थोड़ा डाउनफॉल पे था। देखिए अलग अलग जगहों से ये सारे नगर जो थे किसी न किसी जो है बाउंड्री वॉल से बंद हुआ करते थे। कुछ जगहों पर इन दोनों के लिए अलग अलग बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, कुछ जगहों पे ये एक ही बाउंड्री वॉल से थे, कुछ जगहों में केवल यही बाउंड्री वॉल में था, ये वाला हिस्सा नहीं था। इधर सामान्य नागरिक और इधर विशेष प्रकार के नागरिक। अर्थात कहते हैं कि समाज में
जो है धन के आधार पर एक वर्गीकरण इस समय से प्रचलित हो चला था। जो ताकतवर और धनाढ्य लोग थे वह उचले नगर में और शेष निचले नगर में रहा करते थे। जो पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था, ऊंचला क्षेत्र जो होता था वो ऊंचाई पे था, उसे दुर्ग क्षेत्र या गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था। और जो पूर्वी क्षेत्र हुआ करता था वह निचला नगर कहलाता था। यह नगर विन्यास जो था वह रक्षा प्राचीरों से, कुछ जगहों पर रक्षा प्राचीर नहीं भी थी, अर्थात बाउंड्री वॉल से आप कह सकते हैं, तो और ठीक ठाक ऊंची हुआ करती थी, मतलब कि काफ़ी ऊंचाई लिए हुए 10-10, 12-12 मीटर लंबी चौड़ी ऊंचाई जो है, तो इतना प्राचीर बनाना है, मतलब एक किले नुमा आकृति थी, किले के बीच में ही रहा करते थे। तो तमाम जगहों से ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए अब कौन सी जगह से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसकी एक पूरी एक सूची बन करके आती है। उस सूची के बारे में बताऊंगा कि जो है कौन सी। अब इस सभ्यता में जो है आप में क्या क्या यातायात के साधन थे, उन यातायात के साधनों की बात करें तो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे स्थल और जल मार्ग दोनों का प्रयोग किया करते थे। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों ही थे, हवाई यात्रा का भी उस समय नहीं था, और दोनों मार्गों से व्यापार हुआ करता था। स्थल मार्ग से मुख्य रूप से ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, और क्योंकि ये इसलिए पता चलता है बैलगाड़ी का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि बैलगाड़ी होगी, लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ से बड़ी संख्या में तांबे, कांसे और मिट्टी की बनी हुई में जो है बैलगाड़ियों के खिलौने नुमा आकृति प्राप्त हुई है। तो इससे ये हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये लोग जो है बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। प्रमुख व्यावसायिक जो था वो मार्ग जो था वो जलमार्ग ही था, और नदियाँ, सिंध नदी जो थी प्रमुख जो था यह जलमार्ग हुआ करता था, और यह नाव एवं जलपोतों का प्रयोग भी किया करते होंगे। हालांकि नाव का भी या जलपोत का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखें। लेकिन मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी का बर्तन है, उस पर नाव का चित्र प्राप्त हुआ है। लोथल नामक एक स्थान है जो कि गुजरात में है, समुद्र के किनारे था ये, वहाँ पर से जो है गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है, बंदरगाह प्राप्त हुआ है। वहाँ से मिट्टी के बने हुए नाव के 5 मॉडल प्राप्त हुए हैं, और जिनमें कुछ में पाल भी लगा हुआ था, यानी पाल नौका का इस्तेमाल हवा के साथ जो है वो सेल करती है। हवा इधर की हुई तो हवा के साथ सेल करती हुई, हवा को काट करके इधर उधर, तो तमाम चीज़ें आपने देखा होगा। कुछ नावों में पर्दे लगे हुए होते हैं, अभी भी देखेंगे तो वो पर्दों से क्या होता है, वही पर्दा अगर इस तरह का कर देंगे आप तो इधर से हवा लगेगी तो इधर से खींचना शुरू कर देगा, थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देंगे तो कटनी शुरू हो जाएगी, तो इधर की तरफ मुँह हो जाएगा। तो वो पर्दा इसीलिए होता था, ये एज ए हैंडल काम करता था और साथ साथ में फोर्स भी लगती थी। तो यह भी साइंस का ही एक प्रकार था। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वास्तविक कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है नाव का, सिर्फ मॉडल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोथल से जो है एक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और समुद्री यात्रा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यानी समुद्री यात्रा होती रही होगी। डॉकयार्ड जो है पूरे सिंधु सभ्यता की ईंटों से बनी निर्मित जो सबसे बड़ा, अगर कोई ईंटों का सबसे बड़ा निर्माण था तो वो लोथल से बना हुआ गोदीवाड़ा ही था, जो कि ईंटों से बनी हुई सबसे बड़ी निर्माण की जो इकाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मापतोल के लिए जो है मापदंड यानी स्केल्स का भी प्रयोग किया करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना, हड़प्पा से तांबे का बना पैमाना, लोथल से हाथी दांत का, और कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना यानी गज मीटर जो है वो स्पेसिफिक पूरे एक ही नाप का यानी मानक नाप इस समय थी। और पूरे सिंधु सभ्यता के इस क्षेत्र में सभी लोग एक ही प्रकार की माप तौल की प्रणालियों का जो है प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से बड़ी मात्रा में जो है बट्टे यानी बाट जो होते हैं बाट भी प्राप्त हुए हैं, और ये इतने बाट विश्व की किसी भी प्राचीन संस्कृति से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, बाट जो है मुख्यतः पत्थरों के बने हुए होते थे। यह भूरे चट पत्थर जो है, भूरे चट पत्थर के जो बाट हैं वो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में पाए गए हैं।
बाट कई आकार में प्रचलित थे। किस प्रकार के हुआ करते थे? हालांकि ज़्यादातर बाट जो थे वो घनाकार आकृति के हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त वो वर्तुलाकार, शंक्वाकार और ढोलाकार रूपों के भी हुआ करते थे। शंक्वाकार बाट जो होते थे, थोड़े बड़े बाट जो होते थे वो शंक्वाकार आकृति के हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के जो बाट थे जो थे वह 16 के गुणक में प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे, 16 के गुणक यानी जो गुणज था। और जो छोटे बाट जो बाट जो थे वह दून प्रणाली जो होती है, द्विआंगी प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम पर जो है आधारित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तांबे का बना हुआ है पलड़ा प्राप्त हुआ है, तराजू नुमा कोई आकृति प्राप्त नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो से तांबे की बनी हुई एक डंडी प्राप्त हुई है, जो अभी आप देखते होंगे अखबार रद्दी वाले जो आते हैं वो एक वो डंडी वाला तराजू लेकर के आते हैं जिसके बीच में से धागा लगा होता है, बीच में ऐसे करके तौल लेते हैं। तो उस तरह के बाट तो वो वाली जो है वो सिंधु सभ्यता से चली आ रही है। ठीक, लकड़ी से बनी हुई होंगी तो वो तो गल जाती है, तो वो उसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता के अगर राजनीतिक जीवन की बात करें कि राजनीतिक जीवन कैसा था, तो सिंधु सभ्यता में जो है सड़कों का एक व्यवस्थित क्रम और जाल हुआ करता था। ये जरूर कोई ना कोई ऐसी सत्ता या संस्था रही होगी जो इन सब नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखती होगी, नहीं तो इसके बिना संभव ये सारी चीज़ें नहीं है। ईंटों में एकरूपता, देखिए ईंटों में एकरूपता थी, सभी जगहों पर एक समान नाप की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। बाटों की मानकता जो थी वह भी मानक रूपता जो थी, सभी जगहों पर एक जैसे ही बाट पाए गए हैं। और नगरों का विकास भी एक ही रूप में हुआ है। एक सिर्फ धौलवीरा को छोड़ दिया जाए, धौलवीरा एक इसका ऑब्सेशन है। जितने भी नगर जो जिन जगहों का उत्खनन हुआ है वो 2 ही भागों में बटे हुए थे, उचला नगर और निचला नगर। लेकिन धौलवीरा जो था वह 3 पार्टों में विभक्त था। ये इस तरीके से यहाँ पर एक जल प्रणाली विकसित की गई थी, क्योंकि यह नदी किनारे स्थित नहीं था, अर्थात जल के लिए व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर जल संचय किया जाता था। तो इसका विन्यास जो है यह 3 पार्ट्स में हो रखा है। जैसे दिल्ली में पहले पानी नहीं हुआ करता था, तो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने शासनकाल में एक जो है तालाब का निर्माण कराया, कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वो सीरी वगैरह कह करके पुकारते हैं, जहाँ पर अब तो खैर वो चला गया, वो हौज खास हौज थी। हौज का मतलब तालाब। तो वहाँ पर पहले पानी को एकत्रित किया जाता था और वहाँ से पूरे शहर को सप्लाई पानी का किया जाता था। तो देखिए अब सिंधु सभ्यता में जो है प्रशासनिक इकाई के जो शहरी प्रशासनिक इकाई के कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर कहा जाए कि किसी ज्ञात नगर पालिका के साक्ष्य कहीं से प्राप्त होते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। जैसे सड़कों किनारे जो है नापदान यानी कूड़ेदान लगे हुआ करते थे, जल निकासी की पूरी एक व्यवस्था हुआ करती थी, निश्चित दूरों पर सड़कों पर प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था भी थी। अब देख लीजिए कितनी व्यवस्था थी। ठीक, तो ये सब नगरीय जो प्रशासन के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। अर्थात यह सभ्यता जो थी वो जो है एक नगरीय सभ्यता थी। मकानों के बनाने की जो विधि थी वो सैकड़ों साल तक एक जैसी रही है, अर्थात निर्माण की योजना भी एक जैसी थी। तो आप कह सकते हैं कि सब कुछ नहीं बदला। सिंधु सभ्यता की अगर कला की बात करके, कला में क्या था, सिंधु सभ्यता की कला को 2 भागों में बांट सकते हैं, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में जो है सार्वजनिक भवन और कुछ मुद्राएं थी, और लोक कला के अंदर जो है आप कह सकते हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री रही होगी, जो कि गुड़िया मनका, मृदभांड और जो है मूर्तियाँ इत्यादि बनाने का काम करते रहे होंगे। तो इस प्रकार के लोग भी थे। मुद्राएं जो है पूरी सिंधु सभ्यता के जब उत्खनन करते हैं तो लगभग 2500 के आसपास मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और ये विभिन्न प्रकार के पत्थरों से, वो कीमती पत्थर भी थे, जिसमें गोमेद, चट, सैलखड़ी, कांचली मिट्टी, तांबे और की भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं जो हैं वो सैलखड़ी की प्राप्त हुई है। तांबे की कुछ अल्प मुद्राएं ही मिली हुई हैं, और यह भी केवल लोथल और देसलपुर नामक स्थान से ही प्राप्त हुई। देसालपुर भी कहते हैं उसे। मुद्राएं जो होती विभिन्न आकार की हुआ करती थी, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, घनाकार, गोल और बेलनाकार भी मुद्राएं थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मुद्राएं हुआ करती थी वो वर्गाकार ही हुआ करती थी, जो ज़्यादातर सैलखड़ी की बनी हुई हुआ करती थी। एक वो भी 2 प्रकार की होती थी, एक घुंडीदार और एक गैर घुंडीदार। इसके अंदर एक कुंडी जैसे ताबीज में नहीं लगा देते ऐसे करके, और यहाँ पे घुंडी लगा दी, और बिना घुंडी वाली भी प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार जो मुद्राएं हुआ करती थी वो सिंधु सभ्यता में लोकप्रिय नहीं थी।
ऐसी मुद्राएं जो थी, बेलनाकार मुद्राएं जो थी, मेसोपोटामिया ये सभ्यता की ये विशेषता रही है, वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय थी। तो वो बहुत थोड़ी सी प्राप्त हुई हैं, कुछ जो है मोहनजोदड़ो से, और एक आधा सिक्के जो हैं उसके वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। लोथल से एक बटन जैसी मुद्रा प्राप्त हुई है, जो कि बटन वाली टाइप की मुद्रा जो है फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में चला करते थे, तो उस तरह की मुद्रा भी आई हुई है। तो ध्यान रखें कि हड़प्पा वासियों ने अपनी कला जो थी उनकी, उसका जो सबसे बेहतरीन यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है उन्होंने अपनी मुद्राओं के चित्रांकन में किया गया है। हड़प्पाई जो मुद्राओं में पशुओं के चित्र बहुत ही सुंदर प्राप्त हुए हैं, और इनमें भी कुबड़ वाला बैल, भैंसा, गैंडा, व्याघ्र, इनके भी बड़े सुंदर सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं, और ये सारे चित्र बिल्कुल यथार्थ टाइप के लगते हैं। जो है कुबड़ वाला जो बैल था उसका चित्रांकन जो है संदव कला में जो है सबसे उत्कर्ष पर चरमोत्कर्ष उसमें दिखाई देता है, जो कुबड़ वाला बैल है। इसके अलावा जो है मुद्राओं में जो है कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे सुंदर जो मुद्रा मिलती है वो त्रिमुखी देवता वाली जो है मुद्रा मिलती है। इसके अलावा जो है मुद्राएं जो है सिंधु सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन आलमगीरपुर मेरठ से कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई। देखा, अब ये विशेष प्रश्न था कि आलमगीरपुर मेरठ से कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। रोपड़ से एकमात्र मुद्रा मिली है। सबसे ज़्यादा मुद्राएं जो है मोहनजोदड़ो से, माना जाता है कि मोहनजोदड़ो शायद जो है इस सभ्यता की राजधानी रही हुई हो। इसके अलावा जो है गुरियामन का उद्योग तमाम स्थलों पर जो है उद्योग के रूप में विकसित था, और यह जो है गुरियामन का यानी मोती जो होते हैं ना, जो तमाम प्रकार के गोल गोल मोतियाँ होती हैं, तो ये सेल खड़ी इत्यादि से बने होते थे, जो कार्नेलियम, जैस्पर, कैल्सिडोनी, स्फटिक एवं अन्य जो नरम नरम पत्थर होते थे उनका भी प्रयोग करके जो है गुरियामन का बनाया जाता था। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा और कांसा, इनके भी मनके प्राप्त हुए हैं। कांचली मिट्टी और मिट्टी के मनके भी प्राप्त हुए। देखिए, समाज में सभी वर्ग के लोग रहा करते थे, सभी वर्गों के। जो गरीब होगा वो मिट्टी का मनका पहनता होगा, जो अमीर वर्ग होगा तो वो सोने और चांदी का मनका पहनता होगा, वो नीलम का मनका ही पहनता होगा, पन्ना पहनता होगा, तमाम चीज़ें जो हैं यानी। लेकिन तब भी सर्वाधिक मात्रा में जो है वो सेल खड़ी जो पत्थर हुआ करता था, सेल खड़ी पत्थर के ही मनके प्राप्त हुए। मनके भी कई प्रकार के हुआ करते थे। सर्वाधिक जो लोकप्रिय मनका हुआ करता था वो बेलनाकार हुआ करता था, तत्पश्चात अंडाकार मनके हुआ करते थे। कुछ रेखांकित मनके भी जो ईरान से लेकर के आए गए होंगे, ईरान में रेखांकित यानी इसमें कुछ लाइन वगैरह पड़ी रहती थी। हड़प्पा से एक हृदयाकार मनका, जिसे हम लोग कहते हैं ना वो ये वाला साइज, हालांकि हृदय का साइज नहीं होता, इस प्रकार का मनका भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदर एक दूसरे को पकड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। 3 बंदरों की फोटो जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके से प्राप्त हुए हैं, वही गांधी जी के 3 बंदर। ठीक, अब जब अगर देखते हैं कि सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी क्या करते थे, यह यथार्थवादी और उपयोगितावादी हुआ करती थी, यानी यह भी एक कला ही थी। कला के अंदर हम लोग इसे भी देखेंगे। ज़्यादातर जो बर्तन थे वो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन, और ज़्यादातर बर्तन जो थे वो चाक से बनाए गए मिलते थे, यानी कुम्हार का चाक का इसमें पूर्ण प्रयोग होता था। लेकिन कुछ बर्तन जो हैं वह हाथ से बने हुए भी मिलते हैं, अर्थात कुछ जगहों पर हाथ वाले भी गढ़े जा रहे होंगे, लेकिन कुम्हार का चाक लगभग सभी जगहों पर प्रयोग होता था। जिस मिट्टी का प्रयोग होता था वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती थी, इसमें अभ्रक और बालू यानी रेत मिक्स मिट्टी हुआ करती थी। ठीक, मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे उनको भट्टियों में पकाया जाता था, यानी पके हुए बर्तन प्राप्त होते थे। जब सभ्यता अपने पतोन्मुखी स्थिति में थी, अर्थात जब वो डिक्रीज वाली उस समय जो है, देखिए ये सारे काम जो थे पकाई उकाई वाले वो शहर की सीमा के बाहर हुआ करते थे। शहर के अंदर इस प्रकार के प्रदूषण करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब कहते हैं कि जब शासक कमज़ोर होने लगता है, जब व्यवस्थाएं कमज़ोर होने लगती है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो सब सारे नियम कानून ताक पर धर दिए जाते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में भी देखें, सारे नियम तोड़ करके भी गलत काम हो जाते हैं। नहीं तो नियम हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उन नियमों पर चलना कोई नहीं चाहता है। यही कारण है कि विकास की अंधी दौड़ में हम लोग सारे नियमों को एक तरफ धर करके विकास कर रहे हैं। ठीक, जो है बर्तनों में जो है दूधिया रंग का लेप लगाया जाता था, दूधिया मतलब वाइट कलर का,
और उस पर चित्रण भी किया जाता था। और पहले लाल रंग से लेप किया जाता था, उसके बाद ऊपर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। सिंधु सभ्यता का यह चित्रण जो है बलूचिस्तान का राना घुंडई नाम का जो क्षेत्र है वहाँ से बहुत प्रेरित है, वहीं से यह कला निकल करके आई है। और ध्यान रखें कि बर्तनों में कोई भी ऐसा बर्तन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें पूरे बर्तन पे चित्रकारी होती थी। बर्तन पे जो चित्रकारी होती थी वो 3/4 पार्ट पे ही हुआ करती थी। मिट्टी के बर्तनों पर पीपल, नीम, केला, खजूर, बाजरा इत्यादि वनस्पतियों को प्रमुखता से उसका चित्रण किया गया, अर्थात मनुष्य के लिए यह भी बड़े उपयोगी रहे होंगे। यानी पीपल से परिचित था, नीम से परिचित था, केले और इन खजूर, इन सारी चीज़ों से वो परिचित था और ये इसके लिए महत्वपूर्ण भी रही होगी। अंग्रेजी के अक्षर यू टाइप का जो है उस पर काफ़ी सारा चित्रण किया गया है, तो ये भी। इसके अलावा जो है बड़ी सींग वाले बकरे, सांप, कनखजूरा, मछली का चित्रण भी मिलता है। मानव आकृतियों का चित्रण मृदभांडों पर कम ही मिलता है। मृदभांडों पर ठप्पे के निशान से जो है वो चित्रकारी भी की जाती थी, जिसमें सिंधु सभ्यता के लिपियों के भी जो है निशान प्राप्त होते हैं। ध्यान रखें कि मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो के मृदभांडों में किसी प्रकार की भी लेख का लेख नहीं मिला है। मृदभांडों पर से किसी प्रकार का लेख के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि हड़प्पा और कालीबंगा के मृदभांडों से लिपि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मृदभांडों में सामान्यतः मानव आकृति तो नहीं मिलती है, जबकि हड़प्पा में मृदभांडों में मोहनजोदड़ो से मानव आकृति नहीं हुई है वहाँ तो। इसके अलावा जो है लेकिन हड़प्पा में के जो मृदभांड प्राप्त हुए उसमें मानव आकृतियों को भी स्थान दिया गया। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर जो है मछुआरे का चित्र अंकित किया गया है, जो कि बांस को जो है एक बांस पर जाल को लपेटे हुए कंधे पर लटकाए हुए चला जा रहा है और उसके पैरों के पास में कुछ मछली और कछुए का चित्र भी बना हुआ है, अर्थात वो मछुआरे का चित्र रहा होगा। लोथल से एक मृदभांड पर जो है एक चिड़िया अपने मुंह में मछली को दबाए हुए पेड़ पर बैठी दिखाई गई है। पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है, वही चालाक लोमड़ी वाला जो सीन आपने देखा होगा। तंत्र मंत्र नहीं है वो पंचतंत्र की कथाओं में जो आती है चालाक लोमड़ी वाली, जिससे कि वो कुछ बोले तो और माल उसका गिर जाए, तो वह कथा भी संभवतः लगता है कि वहीं से कोई प्रेरित दिखाई पड़ती है, लेकिन वो फोटो सिंधु सभ्यता के स्थल से प्राप्त होती है। ठीक, इसके अलावा जो है सिंधु सभ्यता में मूर्ति कला अपने पराकाष्ठा पर थी। मूर्ति कला में जो है धातु की मूर्तियाँ, पत्थरों की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ, तीनों प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। धातु की मूर्तियाँ जो है सिंधु स्थलों से तांबे और कांसे की बनी हुई जो है मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। धातुओं की मूर्तियों में सबसे सुंदर मूर्ति जो है कांसे की बनी हुई मूर्ति जो नर्तकी की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और जो है वह 14 सेंटीमीटर ऊंची है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 14 सेंटीमीटर लगभग 6 इंच के आसपास की बड़ी मूर्ति है। और यह द्रवीकृत मोम विधि से, जो ढलाई वाली विधि होती है, उस मोम विधि से जो है निर्मित की गई है, ढलाई करके भी, यानी ढलाई वाली पद्धति से भी लोग परिचित हो गए। यह कांसे की बनी हुई मूर्ति थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे और तांबे के बने हुए भैंसे, मेढ़े और बैल की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। लोथल से तांबे की बनी हुई पक्षियों के यानी बत्तख और कबूतर, खरगोश और कुत्ते की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई जो है एक लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंची जो है तांबे की इक्का गाड़ी है, जिसे हम लोग को कहते हैं ना वो घोड़ा गाड़ी जो टांगा वगैरह, उस तरह की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से चन्हुदड़ो नामक स्थान से भी जो है तांबे की बनी हुई गाड़ियों के 2 मॉडल्स प्राप्त हुए। गाड़ी नहीं मिली है, मॉडल छोटे छोटे खिलौने के रूप में प्राप्त हुए हैं। दाइमाबाद से कांसे की बनी हुई आकृति मिली, जिसमें नग्न पुरुष जो है एक रथ को हाँकते हुए दिखाया गया है। कांसे की एक मूर्ति मिली हुई है और वो एक उसमें एक होता ना, गरीब आदमी तो ऊपर से नंगा ही रहता है, नीचे से नंगा नहीं था, तो वो गाड़ी हाँकते हुए उसे दिखाया गया रथ को चलाते हुए। अस्त्र शस्त्र तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है बड़े शांति प्रिय लोग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है इनके पास शस्त्र नहीं थे। तो कुछ मात्रा में भाले, कुल्हाड़ी और जो वाणाग्र हैं यानी बाण के आगे वाले जो तीर का जो हार्ड हिस्सा है वो मिले हैं। इसके अलावा बाकी मटके,
और ढकने, कटोरे इत्यादि जो है ये सब तांबे के मिले हुए हैं। पत्थरों की मूर्ति में अगर बात करें जाए तो मूर्ति निर्माण में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और यह अल्बस्टर, सैलखड़ी, चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करके जो है पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई हैं। मोहनजोदड़ो से सैलखड़ी के पत्थर की बनी हुई एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसके सिर से लेकर वक्षस्थल तक की है और इस मूर्ति पर जो है तिपतिया फूल की कढ़ाई वाली 16 साल ओढ़े हुए दिखाया गया है। इसे पुराविदों ने जो है योगी की संज्ञा दी है। अर्थात इसका मतलब ये है कि उस समय की में जो है कढ़ाई इत्यादि भी लोग जानते थे। देखिए अब कढ़ाई दिखाई है तो कढ़ाई जानते थे, इससे अब यही अंदाजे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो से एक अल्बस्टर पत्थर की मूर्ति, जो बैठी मूर्ति पुरुष की आकृति प्राप्त हुई है। इसमें जो है इस आकृति में जो है उसके कमर में एक पारदर्शी वस्त्र बंधा हुआ है और इस मूर्ति को भी एक साल ओढ़े हुए दिखाया गया है। साल जो थी वो बाएं कंधे के ऊपर और दाहिने कंधे से नीचे, जैसे आपने देखा होगा कई फिल्मों में राजेश खन्ना या आजकल के हीरो हीरोइन या तमाम जो है वो इस तरह करके जो है सर्दियों में शॉल ओढ़ लेते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो शॉल ओढ़ने की अपनी एक तरीका था, तो वो भी उसमें दिखाई पड़ता है। मोहनजोदड़ो से जो है सैलखड़ी का बना हुआ जो है एक कुत्ते की मूर्ति मिली हुई है। इसके अतिरिक्त बैल, भैंसे और मेढ़े, यानी जो छोटे पशु होते हैं, भेड़ वगैरह के, जो से मेढ़ा बोलते हैं, कि पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। मट्टी की मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में जो है मट्टी की ही मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर मूर्तियां हाथ से बनाई गई हैं, कुछ मुखौटे भी प्राप्त हुए हैं जो कि सांचे में ढाल करके बनाए गए। मूर्तियों के निर्माण में उसी प्रकार की मिट्टी प्रयुक्त हुई है जिससे कि मट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। इन मूर्तियों की मिट्टी की बनी हुई मृण मूर्तियों की बात करें तो इसमें भी जो है मानव मूर्ति और पशुओं की मूर्ति अगर बात देखें तो मानव मूर्तियों की संख्या अगर देखी जाए तो उसमें भी नारियों की संख्या, नारी मूर्तियों की संख्या ज़्यादा है, जबकि पुरुष मूर्तियों की संख्या कुछ कम ही है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पुरुष मूर्तियों की तुलना में नारी मूर्तियाँ अधिक देखने को मिलती हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की तुलना में पुरुष आकृतियाँ अधिक पाई गई है, मोहनजोदड़ो में कम पाई। मोहनजोदड़ो में महिलाओं की आकृति ज़्यादा पाई गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा नारियों की मूर्तियाँ ज़्यादा पाई गई हैं। अब उन नारियों की जो मूर्तियाँ पाई गई हैं उसमें प्रायः जो है आकृतियों में जो है स्कर्ट पहने हुए दिखाई दिए हुए, साथ साथ वो आभूषण पहने हुए प्राप्त जो दिखाई गई हैं। और जो है हड़प्पा से भी एक नारी की मूर्ति प्राप्त हुई, उसे कुर्सी पर जो है 3 पाए वाली कुर्सी पर, स्टूल इत्यादि पर बैठे हुए दिखाया गया है। तो अगर कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर पुरुष मूर्तियाँ नग्न टाइप की दिखाई पड़ती हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा उनके शरीर पर कपड़े नहीं दिखाए गए हैं। मूर्तियों पे कुछ तंग सी टोपी लगाए हुए लोगों को दिखाई देगा, तो हो सकता है कि उस समय लोग टोपी भी लगाते रहे हों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति में लोग एक मूर्ति में जो है मृण मूर्ति में जो है वर्गाकार दाढ़ी रखे हुए दिखाया गया है। इसके अलावा जो है आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो है मानव मूर्तियों की तुलना में जो है पशुओं की मूर्तियां ज़्यादा पाई गई हैं। पशुओं की मूर्तियों में जो है यानी कुल जितनी प्राप्त मूर्तियां हुई हैं उसमें से लगभग 3/4 जो है पशुओं की और 1/4 मानव मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक और जो पशुओं की मूर्तियां प्राप्त हुई उसमें भी सर्वाधिक संख्या में कुबड़ वाले बैल की ही मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, कुबड़ वाले बैल के बाद बिना कुबड़ वाले बैल की भी जो है, इसके अलावा जो है बहुत सारी मूर्तियां जो हैं गैंडे, हाथी, महिष, बाघ, सुअर, रीछ यानी भालू, बंदर, बकरा, गिलहरी, खरगोश, सांप, कछुआ, कुत्ता, बिल्ली आदि की भी मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से एक गोरिल्ला की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अब देखिए इतने सारे जीव जंतुओं की जानकारी उस समय थी। पक्षियों की मूर्ति में फाख्ता यानी वाइट कबूतर जिसे हम लोग बोलते हैं, कबूतर, बतख, कौवा, चील, तोता, मोर, गौरैया, उल्लू, इनके
भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, इसके अलावा जो है मिट्टी के तमाम खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिसमें मिट्टी की बनी हुई गाड़ियां, गाड़ियों के पहिए, मिट्टी की बनी हुई सीटियां और कुछ कंचे भी प्राप्त हुए हैं। तो इतने सारे खेल खिलौने प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वह कुबड़ वाला बैल ही था। पक्षियों में सबसे पवित्र पक्षी फाख्ता को माना गया है। सैंधव सभ्यताओं की अगर लिपि की बात करें तो अलग अलग लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सामान्यतः कहते हैं कि 250 से 400 अक्षरों का प्रयुक्त किया गया है। और जो थी सैंधव सभ्यता की जो लिपि थी वह मुख्यतः चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, और उसमें भी सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी के यू अक्षर का किया गया है। अब वो अंग्रेजी का था, हिंदी का था, क्या था। पशु पक्षियों में जो है मछली और कुछ मानव आकृतियों का भी प्रयोग किया गया है। साथ साथ ये ध्यान रखें कि सैंधव सभ्यता जो थी वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर, अर्थात जैसे खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि जैसे लिखी जाती थी, ठीक वैसे ही दाएं से बाएं। और यह भी सर्प लेखन, जिसे हम लोग गोमुद्रिका लिपि भी कहते हैं, यानी वो कुछ ऐसे, इसे गोमुद्रिका लिपि कहा जाती है, इसका भी प्रयोग किया गया है। ठीक, इसका जो है इस्तेमाल जो है कालीबंगा से प्राप्त एक मृदभांड पर जो है इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कि सबसे बड़ी लिपि का साक्ष्य ही, सबसे इतनी बड़ा लिखा हुआ जो है वो कालीबंगा के एक मृदभांड से ही प्राप्त हुआ है। मुख्यतः सैंधव सभ्यता की जो लिपि जो लिखी जाती थी वो कहाँ से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यही प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। अब भाई सैंधव सभ्यता जो है इतनी हाई क्लास की सभ्यता कैसे एकदम से पतित हो गई? कुछ लोग कहते हैं समाप्त हो गई। सभ्यता कभी कोई समाप्त नहीं होती है, उसका कन्वर्जन तो हो सकता है, लेकिन समाप्त कभी भी नहीं हो सकती है। तो बहुत कुछ लोग जो हैं, यानी इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि जो है सैंधव सभ्यता का पतन जो है वो बाढ़ के कारण से हो गया। कुछ लोग नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन होने के कारण जो है कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु की प्रतिकूलता यानी जलवायु परिवर्तन होने के कारण से सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वान जो है मानते हैं कि जल प्लावन के कारण से, यानी बाढ़ तो नहीं हुआ, जल प्लावन यानी अतिरिक्त जल भराव के कारण से जो है सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। विद्वानों का एक वर्ग यह भी मानते हैं कि विदेशी, यानी विदेशी तो नहीं कहूँगा, आर्यों के आक्रमण के कारण, जिसे विदेशी आक्रमण भी कहते हैं, आर्यों के आक्रमण के कारण से जो है ये सभ्यता नष्ट हो गई। इस मत को मानने वाले गार्डन चाइल्ड, पिंगट, मैके और व्हीलर इसका इन्होंने समर्थन किया। और वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि इंद्र ने हरयूपिया के लोगों को, हरयूपिया ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पराजित कर दिया। तो हरयूपिया का समीकरण व्हीलर ने जो है वो हड़प्पा सभ्यता ही लगाया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, पुरावेद और व्रतहन इत्यादि भी कह करके पुकारा गया है। अर्थात ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो सबसे बड़ा कारण रहा होगा वह वाह्य आक्रमण था, यानी आर्यों का आक्रमण को ही इसका प्रमुख कारण मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग सैंधव सभ्यता का पतन नहीं हुआ, सैंधव सभ्यता कन्वर्ट हो गई। अर्थात कुछ लोग आए, उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को ढालना शुरू किया, और यह शहरी सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता में जो है वह कन्वर्ट हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण से, नहीं प्रशासन कमजोर हुआ तो सभ्यता विनष्ट हो गई। कुछ लोग कहते हैं व्यापारिक गतिरोध उत्पन्न हुआ तो सभ्यता जो है समाप्त हो गई। कुछ लोग कहते हैं महामारी के कारण से सभ्यता समाप्त हो गई। देखिए, किसी एक कारण से सभ्यता समाप्त नहीं होती है, उसके अनेकों कारण होते हैं। अर्थात कह सकते हैं ये जितने भी कारण बताए गए उन सभी से मिल करके ही सभ्यता का पतन हुआ होगा, समाप्त नहीं होती। सभ्यताएं समाप्त नहीं होती हैं, उसका पतन हुआ और वो किसी अन्य रूप में कन्वर्ट हो गई। जैसे हम ही लोग, मैं जहाँ रहता हूँ पहले एक ग्रामीण जैसी स्थिति हुआ करती थी, ग्रामीण ही था। हरिद्वार नामक शहर में रहता हूँ, हरिद्वार पहले एक ग्रामीण इलाका हुआ करता था, धीरे धीरे टाउनशिप इलाके में कन्वर्ट हुआ। अब करते करते वह शहरी इलाका भी कहलाने लगा है। जब से यहाँ पर जो है नए नए उद्यम आए,
एक जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप खड़ा हुआ, तो ये नगरीकरण इसका होगा। तो यह एक परंपरा है, धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आता है। आज भी पहले गांव गांव जैसे लगते थे, आज तो गांव भी जो है गांव जैसे नहीं लगते, अब शहर जैसे होने लगे हैं। गांव तो बहुत परंपरागत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। गाँव में घास फूस के जो मकान हुआ करते थे वो अब समाप्त होकर के धीरे धीरे ईंट पत्थरों ने उनकी जगह ले ली है। कुछ जगहों पर अभी भी घास फूस के जो छप्पर पड़ते हैं। अब तो लोग, मैं देख रहा हूँ कि शहरों में भी पक्के मकान पे ऊपर फूस लगा करके, या जो है तमाम प्रकार के जो आप लोग वहाँ किसी कॉटेज वगैरह में या कहीं पे घूमने भ्रमण करने जाते हैं, तो वहाँ पर अब पक्के मकान ना बना करके जो है टेंट नुमा आकृति बनाई जा रही है, लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं। अर्थात वो सब जीवन शैली है, धीरे धीरे हम लोग लौट करके, यानी चीज़ें बदलती रहती हैं। यह फैशन है, फैशन बदलता रहता है, लेकिन जो हमारी आवश्यक आवश्यकता है वो कभी नहीं बदलती हैं। मनुष्य को रहने के लिए जो खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, आज की आधुनिक चीज़ों संसाधनों की जो हमें आदत लग गई है उनकी भी आवश्यकता बनी हुई है। साथ साथ में जो है हमें उन पुरानी चीज़ों को संरक्षित रखने का प्रयास भी करना चाहिए। आप देखेंगे पहले ढीली पैंटें पहनते थे, फिर टाइट पैंटें पहनने आई, फिर जो है झोलेदार पैंटें निकल करके आई, फिर टाइट फिटिंग की पैंटें आने लगी, जो है फिर कभी बेल बॉटम टाइप का। फैशन बदलता रहता है, समय समय पर वही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। कल जो चीज़ ठीक नहीं लग रही थी, आज वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। देखा देखी सारी चीज़ें चलती हैं, समय परिवर्तनशील है। बस मनुष्य का जीवन चलता रहे, आप लोग सभी लोग जो हैं खुश रहें, तनाव मुक्त रहें, दीर्घायु हों, यह मेरा ऐसा मानना है। और विश यू ऑल द बेस्ट। देखो, सभ्यता से मोटी मोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। जो तथ्य हैं वो आपको ही रटने हैं कि फलां चीज़ कहाँ से पाई गई है, तो ये तो आपको ही रटना है। मैंने मोटा मोटा, देखिए, इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, मैंने आपको उसको रोचक बनाने का प्रयास किया, क्योंकि इतिहास में मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली वीडियो में उसके 4 पक्षों का अध्ययन किया जाता है, उसका राजनीतिक जीवन, वहाँ पर राजनीतिक शैली क्या थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी भी कुछ चीज़ छूट रही है अभी, तो धीरे धीरे मैं वो भी पूरी करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें निकाल पाना बहुत टफ हो जाता है। तो लगभग वैसे मैंने चीज़ें पूरे कर दी हैं, लेकिन एक सूची जो है वो मैं बना दूंगा कि जो है किस स्थल से कौन कौन, वो लोग आप भी कर सकते हैं। आपकी बुक्स में जो है ये महत्वपूर्ण जो है 8-10 स्थल, और जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके आगे लिख लीजिए कि ये प्राप्त हुई है। साथ में आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि सिंधु सभ्यता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सिंधु सभ्यता के स्थल जो है वो किस किस नदियों के किनारे स्थित थे। तो जैसे, तो इस चीज़ पे जो है वो आप लोगों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किस नदी के किनारे और ये फला वाला स्थल बसा हुआ था, तो उसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यही सब मोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो कहानी बताई, ये कहानी आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए थी। कुछ चीज़ें आप लोगों को किताब में नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। इतिहास को ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आप आनंद लीजिए, आपको और मज़ा आएगा। बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है इस पर देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। लेकिन आधुनिक भारत तभी समझ में आएगा जब इन चीज़ों को भी आप जानते रहेंगे, तभी आप अपने उस इतिहास पर गौरवान्वित हो सकते हैं कि हाँ, हमने ये काम, हमारे देश में ये जो चीज़ें जो हुई हैं वो बहुत बेहतरीन हुई हैं। तो इस बात से ही मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों को वैदिक सभ्यता का होगा, उस वैदिक सभ्यता फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा जिससे कि आप इतिहास को काल क्रमेण समझ सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों को जो है शेयर भी कीजिए, और चैनल अभी तक भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत लगती है, कमेंट भी कीजिए। आप लोगों का जो एक कमेंट जो है मेरे लिए टॉनिक का काम करता है और हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।